सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप अपकमिंग रेलवे की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका सेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ईएलपी 2024 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। क्योंकि मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत बदल चुका है, डीपली एनसीईआरटी में घुसा जा रहा है, तो चीजों को हमें भी उसी तरीके से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि चीजों को हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब पुराने तरीके से, उसके माध्यम से चलेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हमें ग्रहण करना ही होगा, इसके बगैर कोई उपाय नहीं है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम आरआरबी ईएलपी 2024 के जितने भी 15 शिफ्ट के साइंस क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बारी बारी से, और साथ में आपको जो इस सेशन का या किसी भी सेशन का जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ कहाँ मिल जाता है, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है तंकुकार, अशाखित और एक केंद्रिकीय। दूसरा है तर्कुकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। और तीसरा है आपका बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। और चौथा है आपका बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रिकीय। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, चर्चा किसकी की जा रही है? चर्चा की जा रही है रेखित पेशी की। तो आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी, पहले तो हमें यह बताओ कि ये पेशी क्या होती है। ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में जो मसल्स है मेरे मित्र, उसी को क्या बोला जाता है? पेशी बोला जाता है। और ये किससे बने होते हैं? आप कहेंगे मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी भी अपनी कोशिका होगी। बिल्कुल मेरे मित्र, लेकिन आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका पेशी होता है, मसल्स होता है, ये किससे बना होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये पेशीय रेशा से बना होता है। किससे बना होता है? पेशीय रेशा से बना होता है, जो कि मेरे मित्र क्या होती है? लंबी होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? मस्कुलर फाइबर भी कहते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आपका मसल्स होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जो मसल्स यानी कि पेशी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला होता है आपका रेखित पेशी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी, और तीसरा होता है मेरे मित्र आपका हृदय पेशी। क्या होता है? हृदय पेशी। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं रेखित पेशी की। किसकी बात करते हैं? रेखित पेशी की। तो मेरे मित्र, इसी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जहां पे भी हमारे इच्छा के अनुसार मूवमेंट हो रहा है, वहां पे कौन मौजूद होगा? आप कहेंगे सर ऐच्छिक मसल्स या रेखित पेशी मौजूद होगा। ध्यान में रखिएगा कि आपके शरीर में सर गति के लिए कौन जिम्मेवार है? मसल्स जिम्मेवार है। ध्यान देंगे कि रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसी पेशी को हम लोग कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली पेशी भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी यह सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से कंकाली पेशी कहलाता है, आप सभी कहेंगे रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी को कंकाली पेशी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका रेखित, ऐच्छिक या कंकाली पेशी की कोशिकाएं होती है, यानी कि सेल होती है, कैसी होती है? तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि सर ये बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है। और साथ ही साथ मेरे मित्र, ये शाखा रहित होती है, मतलब इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होता है, ये शाखा रहित होती है। तो शाखा रहित का मतलब आप अशाखित भी कह सकते हो, यानी कि इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। और साथ में मेरे मित्र क्या होते हैं? तो रेखित पेशी में बहुत सारे केंद्रक मौजूद होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? बहुनाभिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुनाभिकीय होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा आप सभी कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? बात करेंगे अरेखित पेशी की। किसकी? अरेखित पेशी की। तो मेरे भाई, इसी को हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। और वैसी जगहों का हमारे शरीर में गति जहां पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है मेरे मित्र, वहां पे कौन सा मसल्स देखने को मिलते हैं? अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशी देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा कि ये कैसा होता है? तो सर इसके सेल का, यानी कि इसके कोशिका का जो अगला सिरा होता है वो स्पिंडल रूप होता है, यानी कि तर्कुकार होता है। कैसा होता है? तर्कुकार होता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र, ये क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं, यानी कि इसमें एक ही केंद्रक मौजूद होता है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। किसकी? कार्डियक मसल्स
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय पेशी भी कहते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल प्रकार का अनैच्छिक मसल्स ही है, या आप कह सकते हो एक प्रकार का इनवॉलेंट्री मसल्स ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा, हमारे हृदय में मिलेगा। और इसीलिए हम लोग इसे सर एक प्रॉपर नेम हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके सेल की। तो मेरे मित्र, हृदय पेशी की जो कोशिकाएं होती है वो कैसा होता है आपका, तो सर शाखाओं वाली होता है, यानी कि इसमें ब्रांच होते हैं। साथ ही साथ मेरे मित्र ये क्या होते हैं, एक केंद्रकीय, यानी कि इसके सेल में भी केवल और केवल एक केंद्रक पाया जाता है। तो भाई मेरे, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है, तो पहला दे दिया गया है तर्कवाकार, अशाखित और एक केंद्रकीय। आप कहेंगे एक केंद्रकीय तो ये है ही नहीं। दूसरा है तर्कवाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। आप कहेंगे गुरुजी ये बात तो ठीक है कि जो हमारा रेखित पेशी है ये अशाखित होता है, शाखा रहित होता है, बहुकेंद्रकीय बहुत सारे इसमें केंद्रक भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो तर्कवाकार कहा गया है तो ये तर्कवाकार और रेखित पेशी होती है। तो हमारा ऑप्शन सर बी भी नहीं होगा। तीसरे में है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से अपसरित, मुख्य फोकस से अपसरित, वक्रता केंद्र पर अभिसरित, मुख्य फोकस पर अभिसरित। मेरे मित्र ध्यान रखना, यहां पे पहले तो हमें दो टर्म का मतलब समझना होगा कि सर ये अभिसरित का मतलब क्या होता है और अपसरित का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हम लोग अभिसारी का मतलब कहते हैं, अभिसारी का मतलब कहते हैं, तो इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित होती है। मतलब अगर सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है तो इसको हम लोग अभिसारी होना कहते हैं, केंद्रित होना कहते हैं। और अपसारी का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से फैल रही होती है, चारों तरफ फैल रही होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान में रखना कि अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों के समूह का एक बिंदु पर केंद्रित होना, अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलना, मतलब क्या होना सर, विस्तृत होना। तो सवाल ये है कि सर ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से इसका क्या कनेक्शन है। बिल्कुल है, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अवतल दर्पण की संरचना की बात करेंगे तो ये अवतल दर्पण का पोल होगा, ये फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी तो वो मुख फोकस से होकर के गुजरेगी। अब ये ऊपर से जा रही थी तो आपने कहा मुख फोकस से होकर गुजरेगी। अगर हम प्रकाश की किरणों को सर नीचे से उसके मुख अक्ष के समांतर ले जाएं तो आप कहेंगे तो भी ये क्या होगी, मुख फोकस से होकर के गुजरेगी। क्या देख रहे हो कि सर मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, आप सभी कहेंगे गुरुजी अभिसरित हो रहा है। मतलब एक बिंदु मुख फोकस जो है यहां पे केंद्रित हो रहा है, लेकिन पूछा किस में है, उत्तल दर्पण में पूछा है। तो चला याद रखना कि ये अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो आप सभी कहेंगे ये उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा, उत्तल दर्पण का मुख फोकस, और ये उत्तल दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। मेरे मित्र, अगर यहां पे प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी ये इस तरीके से परावर्तित होगा और हमें लगेगा कि ये प्रकाश की किरण पीछे फोकस से आ रही है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी ये इस तरह से अपसरित होगा और हमें लगेगा कि ये प्रकाश की किरण मुख फोकस से आ रही है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि इसमें प्रकाश की किरणें अगर मुख अक्ष के समांतर है तो वो मुख फोकस से होकर अपसरित होती है, जबकि मेरे मित्र अगर उत्तल दर्पण में, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, और आप सभी देख रहे हैं कि इसमें प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है लेकिन वो ऐसे फैल रही है, तो क्या होगा सर, अपसरित होगा। तो हमें क्या लग रहा है कि प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो वो मुख फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहां से आ रहा है सर, मुख फोकस से आ रहा है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होती है। मेरे मित्र, आपका पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र से अपसरित होती है, बिल्कुल नहीं होगा। मुख फोकस से अपसरित होती है, बिल्कुल सही होगा। वक्रता केंद्र पर अभिसरित होती है, गलत होगा। मुख फोकस पर अभिसरित होती है, गलत होगा। अपसरित उत्तल दर्पण के द्वारा क्या किया जाएगा सर, अपसरित किया जाएगा। इसीलिए हमारा सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। आप सबों को मालूम होगा कि अवतल दर्पण को हम लोग आप कहेंगे अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं।
क्या कहते हैं अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको अपसारी दर्पण कहते हैं यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है। ऑप्शन है परिधीय तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय की, तो हमारे बॉडी में क्या है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है यानी कि तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर के सभी प्रक्रियाओं को क्या करती है सर, मतलब एक तरह से कह सकते हो सुचारू रूप से संचालन करती है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की, तो हमारे बॉडी में 3 तरह के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें पहला हमारा क्या होता है सर सीएनएस, दूसरा हमारा क्या होता है पीएनएस, तीसरा क्या होता है एएनएस। क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारे बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र मिलेंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। कहोगे इसका क्या मतलब होता है, तो चलिए याद रखना कि सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे पीएनएस की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि एएनएस का मतलब क्या होता है, तो एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आप सबों को मालूम है कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और साथ ही साथ जो आपका मेरुरज्जु है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान में रखना कि ये मस्तिष्क और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब ब्रेन से भी यानी कि ये जो आपका कपाल तंत्रिका है उससे क्या निकलता है मेरे मित्र, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, सॉरी मस्तिष्क से जो है आपका क्या निकलता है, कपाल तंत्रिका निकलता है। और साथ ही साथ स्पाइनल कोड जिसको हम लोग मेरुरज्जु बोलते हैं उससे मेरु तंत्रिका तंत्र निकलता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा आप सभी कि कपाल तंत्रिका तंत्र प्लस मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, या आप कह सकते हो मेरु तंत्रिका, दोनों मिलकर के क्या करता है सर, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। और एएनएस में मेरे मित्र कुछ मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, कुछ मस्तिष्क की कोशिकाएं तथा कुछ मेरुरज्जु कोशिकाएं, ये क्या करती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। और मेरे मित्र हम लोग जो अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं, इसी एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसमें क्या है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र आप कहेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की बात की जा रही है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप सभी ने देख ही लिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। ये 2 प्रकार के होंगे, किस किस टाइप का, तो एक होगा नाभिकीय विखंडन, एक क्या होगा नाभिकीय विखंडन, और दूसरा क्या होगा आप सभी याद रखना नाभिकीय संलयन। क्या होगा, नाभिकीय संलयन। तो मेरे मित्र ये चीज ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी गतिज ऊर्जा आप कहेंगे गुरुजी K = ½ mv² होता है, हम सबों को पढ़ा हुआ है। और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मेरे मित्र जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के चलते चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एटीपी फुल फॉर्म क्या होगा, चला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? आप सभी कहेंगे सूत्रकनिका में होता है। क्यों? क्योंकि इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। और याद रखना, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि यहां पे अंतःप्रदाबी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर कोशिका के अंदर परिवहन के कार्य जो है, यानी कि इसको हम लोग कोशिका का हाईवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी पदार्थों को कोशिका के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। सर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी? केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगी। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मिसकंसेप्शन भी था कि सर आपका क्वेश्चन था एएलपी में ही है कि सर जो आपका निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में मिलती है? मेरे मित्र रेलवे आंसर दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि गलत है। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। आप सभी कहेंगे गुरुजी तारों का टिमटिमाना जो है, यहां पे ऑप्शन में है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विक्षेपण। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते हमें तारा क्या होता है सर? टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा। प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर जो लौटने की घटना होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा आप सभी, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है तो ध्यान में रखेंगे कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना किसके वजह से? प्रकाश के व्यतिकरण के वजह से होता है। सर जल के सतह पर केरोसिन का रंगीन दिखाई पड़ना सर किसके वजह से होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है। सर क्या है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो ध्यान में रखिएगा कि मेरे मित्र जब किसी माध्यम में आपका दो प्रकाश की तरंगे जा रही होती है और उस दोनों ही प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के चलते जब प्रकाश के आवृत्ति में आपका क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ये ध्यान में रख लेना, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। प्रकाश का विक्षेपण क्या होगा? तो सर कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और मेरे मित्र इसमें प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त होती है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना हम लोग कह देते हैं गुरुजी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, लेकिन मेन कॉजेस क्या है सर? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ चला कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसके चारों ओर क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो इसको हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने करा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज तो याद रखना ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। अब सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? माइक्रोफोन बिल्कुल करेगा सर, विद्युत जनित्र बिल्कुल करेगा, जो हमारा चुंबकीय दिक्सूचक है ये नहीं करेगा, विद्युत मोटर बिल्कुल करेगा। सर चुंबकीय दिक्सूचक क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक कंपास निडल जो होती है वो आपका एक तरह से कह सकते हो दिक्सूचक है, जो हमें क्या बताता है सर? दिशा को बताता है। और इसमें जो ये सुई होता है ये क्या होती है सर? छोटी चुंबकीय सुई होती है, छोटी चुंबकीय सुई होती है। और आप सबों को मालूम है कि कोई भी मैग्नेट होगा उसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे मित्र चूंकि जो कंपास निडल होता है उसमें आपका डायरेक्शन का सर रेटिंग होता है और साथ में ये छोटी चुंबक की सुई लगी हुई रहती है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इंडिकेट कर रही है, लेकिन जैसे ही इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो मेरे मित्र इसका जिस हिसाब से पोल होगा, अगर सेम पोल है तो यहां पे आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, अगर
मतलब डिफरेंट पोल है, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों के केस में सर इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी ये कंपास निडिल जो है वो एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए है। और मेरे मित्र आपका इसमें चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट लगे हुए रहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब वो विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो या चुंबक का गुण आए। तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा नहीं होगा, और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इट ऑल आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम सबों को मालूम है कि अगर किसी भी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो कि H = I² RT के रूप में होगी। और इलेक्ट्रिक हीटर हो, टोस्टर हो, ओवन हो, केतली हो, इन सभी में हम विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसका उपयोग करते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। पहला है कि ऊष्मीय प्रभाव, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सर क्रियात्मक प्रभाव, एक्शन इफेक्ट कुछ नहीं होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्र 3 प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, और चुंबकीय प्रभाव जिसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का भी हम लोग क्या करते हैं, कई जगह पे उपयोग करते हैं, जैसे कि धातुओं के शोधन में। अब इसमें क्या होता है, तो मेरे मित्र जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता हुआ प्राप्त होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा F = ma हो जाएगा। चला मास आपका 10 केजी है, एक्सेलरेशन 2.5 है, तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट हटा दो सर, यहां से ये 10 कैंसिल, F = 25 न्यूटन। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया था, और आप यकीन मानिए कि द लॉजिकल साइंस परिवार के माध्यम से जितनी चीजें आपको कराई गई, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, एप्लीकेशन के माध्यम से हो, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल यही है मेरे मित्र, हमने चीजों को शामिल ही इस तरीके से किया है कि क्वेश्चन का लेवल जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। सवाल आपके सामने है कि समजातीय श्रेणी, और मैंने कई बार बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कई समूह है, अल्कोहल ग्रुप है, ईथर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। अब इन सभी में कई कंपाउंड हैं, तो किसी एक ही श्रेणी के सभी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज यानी कि समजातीय श्रेणी कहते हैं। और मेरे मित्र आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो वही है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, क्या कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर समजातीय श्रेणी कहलाता है। मन में आ रहा होगा ये हाइड्रोजन कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, देखना ध्यान से। अल्कोहल की बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और OH होता है। आप सभी कहते हो गुरुजी CH3OH मेथनॉल हो जाता है, C2H5OH क्या हो जाता है, एथेनॉल हो जाता है, C3H7OH प्रोपेनॉल हो जाता है, C4H9OH ब्यूटेनॉल हो जाता है। मेरे मित्र एक्चुअली में हम सब इसका IUPAC नेम किसके संगत ले रहे हैं, एल्केन के संगत ले रहे हैं। अब एल्केन अगर चलेंगे तो CH4 मीथेन होगा, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, जो कि क्या है, अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे मित्र यहां भी तो वही हो रहा है कि C2H6 इथेन होता, लेकिन एथेनॉल कह रहे हैं तो C2H5OH। अब C3H7, C3H8 हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन सर OH के द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन OH के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समावयवी क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र आपको समान देखने को मिलेगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ऐसे को हम लोग समावयवी कहेंगे, आइसोमर कहेंगे, और ये घटना क्या कहलाएगी, समावयवता कहलाएगी। अच्छा विषम जातीय श्रेणी की तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते। श्रृंखलन, कैटिनेशन, चैन बनाने की प्रवृत्ति कार्बन का अपने ही परमाणु के साथ
चेन में जुड़ने की जो एक यूनिक एबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज यानी कि श्रृंखलन गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2O में डिसॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस होगा वो अपने आयन में टूटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो HCl जो है वो H+Cl- है, तो आप सभी कहेंगे ये गुरुजी हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो H+ आयन फ्री स्टेट में नहीं होता है, वो क्या होता है सर, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ के रूप में संयुक्त अवस्था में होता है, और साथ ही Cl-। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, और आप सभी कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित प्रावस्था है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रक्षेपित प्रावस्था पूछा जा रहा है, डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम की बात करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि CuO और NH3 आपस में अभिक्रिया करके कॉपर N2 और H2O का निर्माण कर रहा है, संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है क्या, कि सर दोनों और परमाणुओं की संख्या को काउंट कर ले। अगर आप काउंट करो तो आप क्या कहेंगे, तीर चिन्ह के इधर हमारा अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, और तीर चिन्ह के इधर आप कहेंगे हमारा प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट होगा। तो चिला जी, अगर आप यहां पे काउंट करो तो क्या कहोगे, 3CuO है, मतलब 3 कॉपर के परमाणु और 3 ऑक्सीजन के परमाणु, ये कितने हो गए 6। इधर 2N और H3 है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन तो 2 होगा लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब इधर आपका 3Cu, तो 3 परमाणु यहां पे, 2 यहां, और 8 + 4, क्या कहिएगा कि गुरुजी 6, 6 2 8, इधर 6 2 8 6 14, इधर 3 2 5, 8 5 13 4 17, नहीं होगा। अब इधर आओ, 3Cu, आप देख रहे हैं 3Cu ठीक है। अब कॉपर के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 3, तो ये हो गए 6। अब ये यहां पे 2 और सर हाइड्रोजन के हो गए 6, तो 6 2 8 6 14। यहां पे आओ चिला, तो आप कहेंगे 3 कॉपर के परमाणु हैं और 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। यहां पे 6 + 3, 3 2 5, 6 5 11, 3 14। मेरे मित्र बिल्कुल आगे हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या ऑप्शन बी में समान है, बाकी किसी में समान नहीं होगा, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। आप कहेंगे उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्या कहिएगा, Z = P = E और A = आप कहेंगे P + N। Z क्या है सर, परमाणु संख्या, A आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। केवल मातृवंशी, नाना नानी, केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए। क्या कहेंगे कि गुरुजी जो लक्षण ट्रेड्स होंगे वो पैतृक और मातृक दोनों से प्रभावित होंगे, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। और जेनेटिक्स वाले क्लास में मैंने आपको एग्जाम से पहले भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है। इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है। सबके हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, यह भी बात सही है। अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, यह भी बात सही है। मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सुजा हुआ भाग, स्त्री केसर का मेरे मित्र ये जो सुजा हुआ भाग होता है इसको आप सभी क्या कहते हो। आप कहते हो गुरुजी इसको हम लोग अंडाशय या अंडप कहते हैं। तो कह रहा है स्त्री केसर का सुजा हुआ निचला भाग, आप कहेंगे अंडाशय, तो एक का कौन मिलाएगा, आप कहेंगे सी। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, ये मध्य लंबा भाग आप कहते हो गुरुजी इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, तो 2 के साथ कौन मिलेगा, आप कहेंगे डी मिलेगा। और स्त्री केसर का शीर्ष भाग इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो मेरे मित्र 3 के साथ आप कहेंगे ए मिलेगा। और फिर अंडाशय में डैश होते हैं, तो मेरे मित्र इसमें अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। और इसी अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अंडाशय में बीजांड या बीजाणु होते हैं, तो ये हमारा बी मैच करेगा। यहां पे ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी सी डी। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था तो एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देख लीजिए कि एक का सी, एक का बी दिया हुआ है, नहीं होगा। एक का ए दिया हुआ है, नहीं होगा। एक का सी यहां दिया हुआ है,
2 का बी दिया हुआ है, नहीं होगा मेरे मित्र। 2 का डी है, 1 का सी, 2 का डी, 3 का आपका ए और 4 का बी ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, श्रम का विभाजन किस में होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव, केवल बहुकोशिकीय जीव, ना तो एक कोशिकीय और ना ही बहुकोशिकीय, केवल एक कोशिकीय जीव। कई बार मैंने आपको बताया है कि जो एक कोशिकीय छोटे जीव होते हैं जैसे कि अमेबा, पारामेसियम, जो कि आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, इन सभी की बॉडी में एक ही कोशिका के द्वारा उसके लाइफ प्रोसेस के सभी प्रक्रम होते हैं, चाहे वो पोषण की प्रक्रिया हो, श्वसन की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, जनन की प्रक्रिया, दैट्स ऑल आर फंक्शनाइज्ड बाय द सिंगल सेल। और मेरे मित्र, चूंकि एक कोशिकीय जीवों का शरीर बहुत जटिल नहीं होता है, इसीलिए इसमें अलग अलग प्रकार के कोशिका मौजूद नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमीबा के सेल में एक ही सेल है, वही सेल उसका पूरा करता धरता होगा। लेकिन जैसे ही हम जटिल बहुकोशिकीय जीव में आएंगे तो इनके शरीर में पोषण के लिए अलग पोषण तंत्र मौजूद है, शरीर में पाचन के लिए पाचन तंत्र मौजूद है, शरीर में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र मौजूद है। और इन सभी प्रकार के जो अंग तंत्र हैं, ये अंग से बने हैं और प्रत्येक अंग उत्तक से बने होंगे और प्रत्येक उत्तक में कोशिकाएं होगी। क्योंकि मेरे मित्र सभी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है, they are doing their proper function. That's why we can say that sir all the organ systems are made up of different cell. मतलब मेरे मित्र जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है ये सब के सब स्पेशलाइज है। पाचन तंत्र पाचन का काम करेगा, उत्सर्जन तंत्र पाचन का काम करेगा, संभव है? आप कहेंगे उत्सर्जन का काम करेगा। तो मेरे मित्र इन सभी की कोशिकाएं भी अलग अलग होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि जटिल बहुकोशिकीय जीवों का शरीर जो होता है उसमें सर अंग तंत्र बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना कार्य होगा। तो श्रम का विभाजन कहां देखने को मिलता है? बहुकोशिकीय में। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि लेबर डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें भी कई सारे छात्रों को आपत्ति थी। एक छात्र तो कह भी रहे थे कि गुरुजी एनसीईआरटी में ही दिया है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो चलिए जी हम भी एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं लगभग 10 साल से और पठन और पाठन का ये लगभग एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि एनसीईआरटी के जो टर्म जहां पे हैं वो आपके सर के माइंड में जरूर है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। बिल्कुल सही है मेरे मित्र। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, क्योंकि अन्य सभी पदार्थों की अपेक्षा ठोस में जो सर कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि द्रव के कणों यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच जो कार्यरत बल होता है उसको क्या करता है सर? सही से बांधे रखता है। तीसरा है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। नहीं, द्रव के कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान पदार्थ के साथ वैरी करता है। ठोस पदार्थ में पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस में तो बिल्कुल कम होता है। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी? ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि चौथा में कहा जा रहा है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हमसे कथन गलत पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर। मेरे मित्र ये चीज आपका ऐसे क्लियर नहीं होगा। हमको कहां जाना होगा? एनसीईआरटी के सर इस टॉपिक में आना होगा। ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी ने अपने टॉपिक हमारा पर्यावरण में सर टॉपिक नंबर 15.2.0 में आहार श्रृंखला और जाल में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। ध्यान रखेंगे कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्टेप एक क्या करता है? ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषण स्तर का निर्माण करता है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो जो मेरे मित्र ऑटोट्रॉप्स है यानी कि जिसको हम स्वपोषी बोलते हैं,
और इसी को हम लोग उत्पादक भी बोलते हैं। तो ये क्या होंगे सर? ये हमारे प्रथम पोषी स्तर में आएंगे। किस में आएंगे? प्रथम पोषी स्तर में आएंगे। अब ध्यान रखना कि शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर में आते हैं तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। और मेरे मित्र अपमार्जक जो होते हैं उसके लिए एक अलग कैरेक्टर्स बनाया जाता है। तो जो यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो छोटे मांसाहारी आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तृतीय पोषण स्तर में होगा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में होगा, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर होगा, लेकिन जीवाणु अपमार्जक के रूप में आएगा, जीवाणु कवक ये सब अपमार्जक के रूप में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या कह सकते हैं? गुरुजी ये चतुर्थ पोषण स्तर में नहीं होगा। तो गलत युग्म हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को शामिल करा है और उम्मीद है कि आप सभी इस 20 क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और इसके आगे जो भी सेशन होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाया जाए और हम आपका ये एलपी का टोटल जितना भी शिफ्ट है उन सभी को पूरा बढ़िया कंसेप्ट के साथ क्लियर करा देंगे। तो जो भी छात्र टेक्नीशियन और रेलवे के अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे मित्र एलपी के ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे या आप कह सकते हो ट्रूप का इक्का साबित होगा। तो बढ़िया से इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। आप में से कोई भी मित्र जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं और एएलपी सीबीटी 2 तैयारी को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने साइंस में पढ़ा है उसी तरीके से बेसिक साइंस को भी पढ़े, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्पेशल बैच में। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि सर फिटर ग्रुप और डीजल मैकेनिक ग्रुप से हमारा कोई ट्रेड रिलेट कर रहा है और हम वो आपके साथ करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र वो भी सुविधा आप सबों के लिए अवेलेबल है। फिटर ग्रुप आप हमारे साथ मात्र 499 में कर सकते हैं, पूरा थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। साथ में अगर आप डीजल के हैं तो सर 499 में भी आप सर डीजल सेपरेटली कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मन है कि गुरुजी हम फिटर और बीएससीडी डीजल मैकेनिक बीएससीडी साथ में करें तो आपके लिए कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर बैच से कोई और जानकारी चाहिए होगा तो आप यहां से हमारे दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।